मूछे हो तो इनके जैसी हो, वरना ना हो। एक साइड ऊपर और एक साइड ऐसे है भाई साहब। ये चेयर फॉर्म नहीं लग रहा। हाँ? कौन सा? ट्रांस। हाँ ट्रांस, हाँ ट्रांस भी कह सकते हो। बड़ी आपको एक सलाह दे रहे हैं, मानिए, देखिए नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। आप कुछ नहीं कीजिए, आप इधर एक हाइड्रोजन लटका दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर लटका दीजिए, डायपोल मोमेंट 0 होने से फोर्स घट जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। ब्लैक पेन से लीजिएगा, एक एच इधर एक एच इधर। चलिए बैक बॉन्डिंग शुरू करते हैं। जैसे आयोनिक बॉन्ड के लिए पोलराइजेशन रेक्टिफिकेशन था ना। आयोनिक बॉन्ड आप जब पढ़ते थे तो आयोनिक बॉन्ड में रेक्टिफिकेशन कौन सा थियरी लाता था? पोलराइजेशन। पूरे आयोनिक बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को वो रेक्टिफाई करता था। जहां भी आयोनिक बॉन्ड कुछ लगता था तो हर जगह पोलराइजेशन आकर के उसके चीजों को अफेक्ट करने लगता था, चाहे वो सॉलिबिलिटी हो आयोनिक कंपाउंड की, या स्टेबिलिटी हो आयोनिक कंपाउंड का, या मेल्टिंग पॉइंट हो आयोनिक कंपाउंड का। नहीं था कोई भी प्रॉपर्टी हो आयोनिक कंपाउंड का, तो पोलराइजेशन उसमें आके इन्वॉल्व होकर आयोनिक बॉन्ड के प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता था। डिपेंड्स ऑन कि कितना स्केल पर कितने अमाउंट में पोलराइजेशन है या नहीं। बैक बॉन्डिंग उसी तरीके से कोवेलेंट कंपाउंड में लागू होता। कोवेलेंट कंपाउंड में आके कोवेलेंट कंपाउंड्स की पूरी कुंडली बदल के रख देता। कौन? कुंडली मतलब उसके सारे प्रॉपर्टीज बदल देगा अगर वो बैक बॉन्डिंग आ जाए। बदलने के चांसेस है, चाहे कोवेलेंट कंपाउंड का कोई भी पॉइंट आप बोले, चाहे हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ज्योमेट्री हुआ, एसिडिक कैरेक्टर हुआ, बेसिक कैरेक्टर हुआ, समझ रहे ना, पोलैरिटी हुआ, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उससे एसोसिएटेड हुआ, बहुत सारे प्रॉपर्टीज, लगभग सारे आप बोल। इसीलिए जैसे ही आप आयोनिक बॉन्ड के कंपाउंड में कभी भी आपको 4 एग्जांपल आके कुछ भी पूछता है तो आप क्या करते हैं? पोलराइजेशन एंटर करते हैं। वैसे ही कोवेलेंट कंपाउंड के सेट में अगर कुछ भी पूछा जाए तो उससे पहले क्या चेक कर लेना, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग है या नहीं है तो किस अमाउंट का है, किस एक्सटेंट का। क्लियर हो गया? तो अपन सीखते हैं पहले बैक बॉन्डिंग क्या होता है, और ये पी ब्लॉक का मेजर एप्लीकेशन है। खास करके बैक बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगा 3rd ए में, क्योंकि वहां पे लुईस एसिड होता है, वहां पे 5A में, 6A में, ये 3 ग्रुप में ज्यादातर देखने को मिलता है। 4A में भी कभी कभी मिलेगा, दिखेगा। आ जाइए, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाए कि ये बैक बॉन्डिंग काम कैसे करता है, क्या क्या पॉइंट है। एन इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड बेस रिएक्शन, पहला पॉइंट। अच्छा, नॉर्मल जो लुईस एसिड होता है वो क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर होता है कि इंटरमोलिकुलर? अगर कोई दोस्त लुईस एसिड है तो इसकी खासियत क्या होती है? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल। और लुईस बेस है, इसकी खासियत क्या होती है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो डोनेशन होता है ये इंटरमोलिकुलर होता है कि इंट्रामोलिकुलर? इंटर ना, 2 मॉलिक्यूल के बीच होता है, ये इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है। लेकिन बैक बॉन्डिंग हमने क्या बोला? इंट्रा। बैक बॉन्डिंग हमने क्या बोला? वो इंट्रा है। मतलब इसको 2 मॉलिक्यूल की जरूरत है या एक ही मॉलिक्यूल? मतलब ये विद इन द मॉलिक्यूल होता है, इसको 2 मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है। पहला बेसिक पॉइंट आपको समझ में आ चुका। सेकंड पॉइंट पे आइए। ये जो इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड रिएक्शन है ये थ्रू पाई कोऑर्डिनेशन। कैसा? पाई डेटिव बॉन्ड। तो आप वहां पर भी ऐड कर सकते थे या यहां पे इसी पॉइंट के अंदर लिख दो। इंटरेक्शन
थ्रू पाई कोऑर्डिनेशन, मतलब ये सिग्मा कोऑर्डिनेशन नहीं है, कैसा कोऑर्डिनेशन, और पाई डेटिव बॉन्ड कह सकते। नॉर्मल जो एसिड बेस लुईस एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो वो सिग्मा होता है कि पाई होता है? सिग्मा होता है, पाई तो होता ही नहीं ना। कोई लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर वो दूसरे के वैकेंट में क्या करता है, ट्रांसफर। तो ये सिग्मा होता है कि पाई होता है? लेकिन ये जो होता है वो क्या होता है, पाई होता है। तो इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड बेस रिएक्शन और इंटरेक्शन थ्रू पाई कोऑर्डिनेशन और पाई डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन। देखते जाइए कैसे अब ये किया जाए। ए एसिड मान लो, ए फॉर लुईस एसिड टाइप का, तो ए के पास क्या होता, लुईस एसिड अगर है, साइट है। अब इंट्रामोलिकुलर है तो ए को कनेक्ट होना पड़ेगा किससे, बी क्या हो गया, बेस टाइप का साइट। इसके पास क्या होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये यहां पर किससे कनेक्टेड हो, तभी तो इंट्रा आएगा, ये सिग्मा। अब ये पेयर इसको क्या कर रहा है, तो क्या आप ए को लुईस एसिड बोलेंगे या नहीं, बोलेंगे, क्योंकि लुईस एसिड एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होता है। क्या आप बी को लुईस बेस बोलेंगे, ये भी नहीं बोलेंगे। समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल ये प्रोसेस हो रहा। तो अपन इसको लाइक लुईस एसिड बोलते हैं कि एक्स एच लुईस एसिड, एक्स एच लुईस बेस, ऐसे बोल सकते हो, एक्स एच लुईस एसिड और एक्स एच एज मतलब की तरह। और ये कोऑर्डिनेशन कैसा हो गया। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसी को आप बैक बॉन्डिंग बोलेंगे। और एक पॉइंट, अभी आप में से किसी ने चिल्लाया कि सर ये क्या है और ये क्या है, बोल दो, ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, और ये क्या है, तो ये लोन पेयर। आप कभी भी इसको लोन पेयर नहीं बोलेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, बॉन्ड पेयर तो हो ही नहीं सकता, नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर। लोन पेयर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन सारा इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर नहीं है। एग्जाम्पल क्या, सिंपल चीज है, जब भी आप कोई लोन पेयर बोलते हैं इसका मतलब है वो अनशेयर्ड पेयर। क्या ये अनशेयर्ड पेयर है या शेयर हो रहा है, तो लोन पेयर नहीं कह सकते। दूसरी बात, जब भी आप लोन पेयर बोलते हैं तो उसको एक्यूमुलेट करते हैं हाइब्रिडेशन काउंट में, उसको इंक्लूड करते हैं किस में, हाइब्रिडेशन। क्या आप इसको हाइब्रिडेशन में लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो पाई बना रहा है, जो पाई बनाता है वो हाइब्रिडेशन में काउंट। इसीलिए आप इसको दोस्त क्या नहीं बोल सकते हैं, आप इसको इलेक्ट्रॉन पेयर बोल। कोई दिक्कत किसी को। और ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। देखिए ये वैकेंट ऑर्बिटल यूजुअली एटॉमिक होता है, कभी कभी ये मॉलिक्यूलर भी हो सकता है। हम लोग जो एग्जांपल लेते हैं, तो जब भी, चूंकि हम लोगों की केमिस्ट्री छोटी है, अपन जो भी एग्जांपल लेते हैं उसमें वैकेंट ऑर्बिटल हमेशा एटॉमिक ही सर्च करते हैं, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर ढूंढना नहीं आता। जैसे हाइड्रोलिसिस हमने किया था तो हमने क्या बोला था कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर वैकेंट नहीं है, वैकेंट है। NF3 का हाइड्रोलिसिस किया था तो हमने बोला था NF बॉन्ड के पास वैकेंट एंटी बॉन्डिंग है, लेकिन वो इतनी हाई एनर्जी की है कि वहां लोन पेयर रीच नहीं कर पाता। तो हायर स्टडीज में जब आप थोड़ा ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे तो वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल एटॉमिक नेचर का देता, लेकिन कई जगह पर बैक बॉन्डिंग एटॉमिक से ना होके मॉलिक्यूलर से होता। आप कई जगह देखेंगे कि बैक बॉन्डिंग हो रहा और वैकेंट ऑर्बिटल है भी नहीं, फिर भी हो रहा, तो वहां पे बैक बॉन्डिंग कैसे हो गया, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से होता।
तो ये अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अब हम लोग इतना मैच्योर हो चुके हैं कि इस बात पे हम लोग विवाद नहीं करते हैं कि हम कैसे जाने सर कहाँ एटॉमिक कहाँ मॉलिक्यूलर। तो हमें सीखना है, यही तो सीखना है, एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल लर्न करते जाना है कि हाँ भैया यहाँ मॉलिक्यूलर हो सकता। तो सामान्य तौर पर अपने कोर्स में अपने सिलेबस में मॉलिक्यूलर से भेंट नहीं होती है, इसलिए हम लोग कैसे एग्जाम्पल लेते हैं। लेकिन कभी अगर ऐसा एग्जाम्पल ले लिया कि हमने मॉलिक्यूलर कंसीडर कर दिया तो कोई है तौबा नहीं मचाना, क्योंकि आप एग्जाम्पल ही इतना लेते हैं कि जिसमें एटॉमिक वाला है, लेकिन क्या हो सकता है मॉलिक्यूलर भी हो सकता है वैकेंट के तौर पे। क्लियर हो गई चीजें, देखा जाएगा, एक आध एग्जाम्पल हम करवा देंगे। क्या छोटू, जैसे एटम के पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वैसे मॉलिक्यूल के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। डिस्कस करेंगे ना, आ जाएगा। ऑक्सीजन का नहीं लिखते थे आप सिग्मा 1:2 सिग्मा स्टार 1:2 शुरुआत के दिनों में, तो लास्ट में पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2p1 आया था ना, और उसके बाद एक होता था सिग्मा स्टार 2pz जो खाली, वही हुआ वैकेंट मॉलिक्यूलर। तो चलो यहां तक कोई परेशानी नहीं है। एक बेसिक एग्जांपल लिया जाए और उसी से लर्न किया जाए। BF3 BF तो बोरॉन है और 3 फ्लोरीन है अपने पास, और हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन का sp2। अगर मान लो कि हाइब्रिडाइजेशन आपसे हमने पूछ ही दिया कि फ्लोरीन का बताओ, तो आप फ्लोरीन पर बोलेंगे कि सर 3 लोन पेयर है और 1 सिग्मा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। हमने आपसे बोला कि अब कोवेलेंट कंपाउंड में हमेशा क्या चेक करते रहना, बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग क्या है, अगर किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल, उसके मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम एक दूसरे से सिग्मा से कनेक्टेड है, कम से कम सिग्मा से, पाए रहे उस बीच में या न रहे जरूरी नहीं है, सिग्मा क्या होने चाहिए, रहने चाहिए, और एक के पास क्या हो, बैक बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर। हाँ लोन पेयर ही तुम अभी बोल लो, अभी चलेगा, लेकिन आगे रेक्टिफाई कर लेना। वो लगे कि ये लोन पेयर है पड़ा हुआ है और एक के पास क्या रहे, वैकेंट, तो एक्चुअली ऐसे में वो लोन पेयर रहेगा ही नहीं, वो है ही नहीं, वो क्या कर लिया, उसको शेयर कर लिया वैकेंट। इससे फायदा क्या, किसको फायदा, दोनों एटम को फायदा। दोनों एटम मतलब देने वाले को भी और लेने वाले को। क्या फायदा है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हुआ तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई, तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया, दोनों को फायदा है। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को आप लोन पेयर समझ रहे थे वो एक न्यूक्लियस के कब्जे में था, इन्फ्लुएंस में था, तो एक न्यूक्लियस में अट्रैक्शन कम लगेगा, अब वो 2 न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर बढ़ गया, जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो बैक बॉन्डिंग से दोनों एटम को क्या होता, फायदा होता। ठीक है, आइए, तो अब यहां पर क्या है कहानी, बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, कौन सा, 2p ना, 2p ना छोटो, बोरॉन के पास एक वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल है, 2p। आ जाओ, और फ्लोरीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, आपने यहां ड्रॉ किया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको क्या करेगा, वो शेयर करेगा। क्या छोटू, बिल्कुल ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है, बैक बॉन्डिंग को बिल्कुल कोऑर्डिनेट कह सकते, ये शेयर किया। कौन सा, ध्यान से सुनिए, किस ऑर्बिटल से निकला, 2p से, और गया किस में, तो बैक बॉन्डिंग बड़ा प्यारा नाम बोला जाएगा, 2p पाई 2p पाई, और काफी अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट काफी अच्छा पाई बनाता, तो 2p पाई इफेक्टिव। अच्छे सुन, अब क्या वही फ्लोरीन थोड़ी ना होशियार है कि उसी का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो, तीनों छोटू इक्विवेलेंट है, इसीलिए आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं,
फिर से आप बोलेंगे कि सर ये दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है, सही है। हो गया। इसी तरीके से एक और क्या हो सकता है, तीसरा भी ना छोटो, सही है। तीनों पर यह काम हो सकता है। तो आप तीनों को क्या बोलेंगे, एक दूसरे के साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग फॉर्म्स हुआ। अब बोलिए क्या ये सही था, क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ, क्योंकि एक लोन पेयर किस में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर किस में चला गया, बैक बॉन्डिंग में। उधर कौन है सामने में, बोरॉन। क्योंकि ओवरलैप छोटू पीपी ओवरलैप होगा ना, तो ये पीपी ओवरलैप कैसे हो रहा है, ओवरलैप कैसे होता है भूल गए, ऐसे ही ना होता है। तो दोनों तरफ से इसीलिए दिखाया, वो नहीं भी दिखाओगे तब भी ऐसे ही समझना पड़ेगा। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, तो हाइब्रिड क्या होगा, BF3 बहुत सिंपल एग्जांपल अभी लर्निंग के लिए लिया गया है। सबसे कॉमन जो गधों को भी पता होता, सबको पता होता है। तो इस तरह से BF3 को 2p बैक बॉन्डिंग की एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। सो BF3 gets extra stability through two p effective बैक बॉन्डिंग इफेक्ट, इससे इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिली। तो इसीलिए छोटू जो डिस्टेंस बोरॉन टू फ्लोरीन होगा बॉन्ड लेंथ, ये लेस देन होगा रेडियस ऑफ फ्लोरीन प्लस रेडियस ऑफ बोरॉन। हालांकि इसको स्टीवेंसन सोमेकर इक्वेशन भी एक्सप्लेन कर सकता था, स्टीवेंसन सोमेकर शुरू में करवाया था। बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते हो, Da2B Ra प्लस Rb माइनस 0.09 इंटू, याद आया। तो इससे भी एक्सप्लेन हो रहा है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो 4 और 2 मतलब 2.0 हो जाएगी, तो उसके कारण भी बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। और एक बैक बॉन्डिंग से भी एक्सप्लेन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के टाइप पर आपसे कैसे पूछा गया। पूछने वाले ने अगर बॉन्ड लेंथ का एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि क्यों बॉन्ड लेंथ छोटा है एबनॉर्मली, किसका बॉन्ड लेंथ, BF का, किसमें, BF3 में। अगर ऑप्शन उसने बैक बॉन्डिंग वाला नहीं दिया, EN डिफरेंस का दिया, तो वो भी हो सकता है। अगर बैक बॉन्डिंग का दिया वो भी हो सकता है, और अगर दोनों देके दे दिया बोथ B एंड C, तो वो भी हो सकता है। बातें समझ में आ रही है। क्योंकि ये वाला ये भी तो फैक्टर है ना कि अगर EN डिफरेंस होता है तो EN डिफरेंस से हमारा बॉन्ड लेंथ पर असर पड़ता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और बढ़ने से एटम्स क्लोज हो जाए। तो ठीक है, ये वाला स्टीवेंसन सोमेकर इक्वेशन बोलते थे। अब एंड अगर आपसे बोला जाए कि BF बॉन्ड ऑर्डर कितना हो,
BF3 में BF बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? तो क्या ये 1.0 होगा? नहीं, एक पाई 3 जगह बट गया, तो क्या ये 1 + 1/3 होगा या नहीं? क्योंकि एक पाई 3 जगह, ये भी नहीं होगा, लगभग 4/3 और 1.33। इसके अप्रॉक्स बोलेंगे। अगर दोनों ऑप्शन मौजूद है तो ये वाला बोलेंगे, वो नहीं। अगर ये नहीं है तब वो बोलेंगे। बोलोगे सर ऐसा क्यों हो गया? दिमाग लगाने वाली बात है। हाँ, कौन? अगर ये नहीं है, ये भी है, ये भी है, तो इसको टिक करना। अगर ये नहीं है तो उसको टिक करना, बीच वाले को। ऊपर वाला तो हो ही नहीं सकता ना। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? जरा सोचो। क्योंकि एक सेकेंडरी इफेक्ट है। अरे सेम हुआ ना, तो उसको बराबर नहीं कह सकते हो, लगभग बराबर बोल सकते हो। ये बोला जा रहा है आपसे। एग्जैक्ट 1.3 नहीं बोल सकते हैं अपन, लगभग अप्रॉक्स 1.3 बोलना, क्लोज टू 1.3 बोलना, क्योंकि बैक बॉन्डिंग एक सेकेंडरी इफेक्ट है। ठीक है, ये एकदम प्योर नॉर्मल पाई की तरह नहीं है। प्योर नॉर्मल पाई की तरह, प्योर नॉर्मल पाई को आप बगल का एक ग्रुप लगा के रेजोनेंस में शिफ्ट कर ले सकते हैं। तो बैक बॉन्डिंग वैसा इफेक्ट नहीं है, उस तरह का नहीं, एक सेकेंडरी इफेक्ट है। प्राइमरी जो पाई का फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूल में, उसके तरह ये बिल्कुल नहीं। प्राइमरी जो पाई का फॉर्मेशन होता है उसमें दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता। ये सेकेंडरी इफेक्ट है, बाद में बनता है। क्यों? एक के पास पेयर है और एक के पास खाली, इसीलिए हो जा रहा। समझ रहे हो ना? तो चलो आज, जैसे आप टिफिन शेयर कर रहे हो, मान लो तो दो आदमी बैठे हो, टिफिन शेयर कर रहे हो, तुम भी अपना टिफिन लाए, ये भी टिफिन लाया, शेयर किया, तो दोनों खा रहे हो साथ में। एक ये भी हो सकता है कि कोई एक किसी दिन टिफिन नहीं लाया, आप अपना टिफिन उससे शेयर कर रहे हैं, आप ज्यादा खाना ले आओ, आप शेयर कर रहे हैं। क्या दोनों का इफेक्ट सेम है? समझने वाली बात। क्या बोलो छोटू? 2p में कहां पेयर्ड है? तीन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास, तो तीनों तो छोटू बॉन्ड बना चुका है। उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है ना, उस वैकेंट ऑर्बिटल में फ्लोरीन ने क्या किया? अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उससे शेयर किया, एक टाइम पर एक। तो तीनों के पास नहीं ये इफेक्ट है, तो तीनों उसको करेगा ना। इसलिए कोई एक पाई, आप समझिए, ये सब रीजन हुआ समझने के लिए कि क्यों ये नॉर्मल पाई की तरह नहीं है, क्योंकि एक ही टाइम पर तीनों फ्लोरीन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाह रहा है। किसके साथ? क्योंकि सबको चाहिए कि हमारा जो पेयर है वो दो न्यूक्लियस के बीच में आ जाए, इसलिए कंप्लीट किसी का भी नहीं आएगा उसमें। तो ये नॉर्मल बिल्कुल एग्जैक्ट पाई की तरह नहीं है। ठीक है, चलो आगे। तो BF3 का बॉन्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली क्या बोलोगे? 4/3 बोलोगे, एग्जैक्ट 4/3 नहीं। और छोटू तो इक्वल काट दिया हमने, हमने बोला लगभग 4/3 बोलो, इक्वल मत बोलो। जैसे कार्बोनेट का एक एग्जांपल याद करो, हमने कराया हुआ है, खूब अच्छे से कराया है। कार्बोनेट का एग्जांपल याद करो, यहां भी पाई है। आप लोग पढ़ने के मूड में है ना? गुड, सही है। आप यहां भी रेजोनेंस कराते हैं, तो यहां पर CO बॉन्ड ऑर्डर अपन क्या बोलते हैं? याद करो, 2 to 4, 4/3। तो क्या बोलते हो? 4/3 या अप्रॉक्स 4/3? क्यों? क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू कंप्लीट इक्वल। समझ रहे हैं ना? यहां पर और यहां में दोनों फर्क यही है। तो यहां पर अप्रॉक्स बोलते हैं कि एग्जैक्ट बोलते हैं? एग्जैक्ट बोलते हैं। ये प्राइमरी पाई है कि सेकेंडरी पाई? और वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो बोरॉन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल था उसको फ्लोरीन ने क्या किया? इंगेज किया। इसीलिए BF3 स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड हो जाएगा कि रिलेटिवली वीक हो जाएगा? रिलेटिवली वीक हो जाएगा। जितना एक्सपेक्ट करते थे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगा, हो पाएगा। कारण इसका वैकेंट ऑर्बिटल इन्वॉल्व है किस चीज में? बैक बॉन्डिंग में। तो अगर वो आता है कोई उसके पास लुईस एसिड, तो वो ऑलरेडी स्टेबल पाई बॉन्ड बनाएगा, इसलिए वो नहीं चाहता है कि हम अपना हटा के उसको हटा दें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और वैकेंट को उसकी तरफ घुमा दें। अगर ये पाई कमजोर होता
तो क्या होता, वो उसको बोलता तुम ले जाओ, और इधर क्या करता, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके नया सिग्मा बॉन्ड बना लेता। और वो इंटरमॉलिक्यूलर होता कि इंट्रा, इंटर, इंटर ना, दूसरे मॉलिक्यूल से छोटो पेयर लेता। तो आप BF3 के लिए आप ये कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि BF3 एक अच्छा लुईस एसिड है बट जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं है, क्या इसका रीजन है, तो आप बोलेंगे इफेक्टिव बैकबोनिंग। तो चलो उस पर क्वेश्चन आ ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बनाएगा, इसीलिए तो बनाएगा। इसका क्या कहना है समझे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये बोला कि सर अगर कोई लुईस बेस आएगा तो सर लुईस बेस तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो ये क्यों नहीं अपना पाई हटाएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वो नया सिग्मा फॉर्म कर ले रेदर देन पुराने वाले पाई को बोले जा सिमरन जा। होना चाहिए ना ऐसा, तो ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी ना नहीं होता है, ऐसा होता है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो कोई चीज है ना, रिएक्शन का एनर्जेटिक्स कोई चीज है ना। तो हमने ये नहीं बोला कि नहीं होगा, हमने ये बोला कि आप जितना समझते थे ये रेट ऑफ रिएक्शन को, ये रेट ऑफ रिएक्शन उतना नहीं होगा। दूसरी बात, ये नहीं भी हो सकता कब, BF3 के साथ, जब जो आ रहा लुईस बेस उसके साथ वो वीक बेस हो, या उसके साथ बॉन्ड बनाने पर सिग्मा बॉन्ड भी क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों। मान लो उसको ऐसा लगेगा कि जो डोनर साइट है, गौर करेंगे, जो इसका जो अंदर में के आने वाले का, मान लो वो नाइट्रोजन नहीं है, सल्फर, क्या है, किस पीरियड का है, थर्ड पीरियड का। फ्लोरीन के साथ पाई बनाए हुए किस पीरियड से, और वो किस पीरियड का आ रहा है। और सल्फर अच्छा लुईस बेस है कि कमजोर, अगर सल्फर पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो स्ट्रॉन्ग लुईस बेस होगा कि वीक, वीक, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, लुईस बेस स्ट्रॉन्ग होता है जब साइज छोटा सेल नंबर कम। तो बोलो उस केस में वो क्या करेगा, उसके साथ आना चाहेगा या पाई के साथ रहना चाहेगा, बस यही पॉइंट है। अब इसी में सागर में उतरते जाइए गहराई में तो मोती मिलते जाएगा। तो ऊपर से देखने में चीजें अलग लगती हैं, एग्जाम्पल लेने पर चीजें बदलते रहेंगी, तो कोई एक्सेप्शन नहीं होता, ये फील करने की चीज है, सॉल्व करने की चीज है, एनर्जेटिक्स पर रीच करने की चीज है मेंटली, कि भाई किस केस में हमारा एनर्जी लिबरेशन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी हमें ज्यादा मिलेगी। तो ये सब थोड़ा क्या करना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा। फिलहाल आपसे क्वेश्चन इस तरीके का जिससे आपसे पूछेगा कि BF3 प्लस NH3 वर्सेज Bi3 NH3, समझ रहे हो ना। लिख दिया, R1 R2 कौन ज्यादा होगा छोटू, R2 ज्यादा होगा, पता चला। क्योंकि यहां स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव है, तो यहां पर जो बैक बॉन्डिंग है वो 2p से 2p का, और यहां जो बैक बॉन्डिंग है 2p से 5p का। तो इसको लौटाना इजी है लेकिन इसको लौटाना रिलेटिवली डिफिकल्ट, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इस केस में ज्यादा होगा। क्लियर है समझ में। तो इस तरीके से आपको ये सब क्वेश्चन आती है, तो क्वेश्चन खूब फ्रीक्वेंट आता है, इजी है, ये भी कोई टफ नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसको नहीं बोला जाता। तो चलो हम लोगों ने सीखा BF3 के थ्रू कि बैक बॉन्डिंग कैसे होती है। तो बैक बॉन्डिंग इस तरह से दो डायरेक्शन में हो सकता है, नहीं समझ रहे हो, एक सेंट्रल से टर्मिनल की तरफ, सेंट्रल से एज वेल एज उल्टा भी हो सकता है ना दोस्त, उल्टा भी तो हो सकता है ना, टर्मिनल से सेंट्रल की तरफ। आप किसको इफेक्टिव मानेंगे,
छोटू दोनों इफेक्टिव हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन, लेकिन यूजुअली ऐसे सोचने पर ये वाला ज्यादा इफेक्टिव फील होता है। इसीलिए ये वाला ज्यादा सोचने की चीज है, सोचो अच्छे से, ये वाला ज्यादा इफेक्टिव फील होता है क्योंकि यहां पर एक साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा एक वैकेंट के साथ, समझ रहे ना, और यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्पर्स होगा अलग अलग पोजीशन पर। क्लियर है ना? तो इसीलिए थोड़ा सा फील आता है कि ये वाला ज्यादा हो, जैसे एग्जांपल BF3 में था। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे आपसे, ऐसा ये टर्म हम इसलिए जनरेट किए कि आमतौर पे बहुत लोगों के दिमाग में बैठा होता है कि टर्मिनल टू सेंट्रल ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये बात को पहले मिटा लीजिए, जंग मोहब्बत और इनऑर्गेनिक में सब जायज, कुछ भी हो सकता है। बहुत एग्जांपल आएंगे जिसमें सेंट्रल टू टर्मिनल ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो वो सब सिचुएशन डील करेंगे। तो ये दिमाग में बिठा के मत चलिए, परसेप्शन बना के मत चलिए कि टर्मिनल टू सेंट्रल ही इफेक्टिव होता है, सेंट्रल टू टर्मिनल इफेक्टिव नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। तो चलिए, ये बैक बॉन्डिंग का आपने बेसिक चीजें सीखी कि बैक बॉन्डिंग एक इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड बेस रिएक्शन है थ्रू पाई कोऑर्डिनेशन या पाई डेटिव बॉन्ड। बैक बॉन्डिंग में एक के पास चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल एटॉमिक या मॉलिक्यूलर, और दूसरे के पास चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर। और इस तरह से बैक बॉन्डिंग में आपको यह बात समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले ये जिस चीज को उलट पुलट कर सकता है वो चीज है हाइब्रिडाइजेशन। जिस पेयर को अपन हाइब्रिड काउंट कर रहे थे, सबसे पहले वो चला गया, अनहाइब्रिड हो जाता है बेचारा। जैसे ही हाइब्रिडेशन बदलता है तो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री बदलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जैसे ही ज्योमेट्री बदलेगा डायपोल मोमेंट बदलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायपोल मोमेंट बदला, कंपाउंड का एमपीबीपी बदलने का चांसेस बढ़ गया, समझ रहे हैं ना। स्टेबिलिटी बढ़ने का, बदलने का चांस बढ़ गया, क्योंकि पहले सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हो रहा है। एसिड बेस कैरेक्टर बढ़ने का चांस बढ़ गया, जो लोन पेयर लेके हम सोच रहे थे अच्छा लुईस बेस है तो गायब हो गया बेचारा। जो वैकेंट ऑर्बिटल लेके सोच रहे थे अच्छा लुईस एसिड है, गायब हो गया बेचारा। तो क्या समझ में आया? कोवेलेंट कंपाउंड की पूरी कुंडली बदल के रख सकता है कौन? बैकबोन। किसी को इसमें कोई दिक्कत? तो आप यहां पे एक पॉइंट में लिख देंगे, ऑब्वियसली back bonding can affect lots of properties of an individual। कोवेलेंट में लगेगा कि आयोनिक में? कोवेलेंट कंपाउंड लाइक क्या बदल सकता है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कारण स्ट्रक्चर या शेप, इसके कारण डायपोल मोमेंट, इसके कारण एमपीबीपी, इसके कारण स्टेबिलिटी, और क्या बदल सकता है? एसिड बेस कैरेक्टर। ऐसे बहुत सारे और भी प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, वो देखा जाएगा टाइम टू टाइम, हम लोग डिस्कस करते रहे। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, फिर से बोलो। वो एकदम सिग्मा बॉन्ड से नहीं जुड़ा था, उसके बगल वाले से एक नाम है, ये का है, इसके पास बच गया, इसके पास बैठ के तो सिग्मा बॉन्ड बना है। तो यहाँ से वहां कैसे बनेगा सिग्मा? तो बैक बॉन्डिंग सिग्मा बनाता है कि हमेशा पाई? बिल्कुल नहीं।
बना ही नहीं सकता सिग्मा, बैक बाउंडिंग हमेशा पाई बनाता है। हाँ, वहां पहले से ऑलरेडी वो बना के रहेगा। छोटू वो एग्जाम्पल आएगा तब समझ में आएगा, एग्जाम्पल आएगा तब समझ में आएगा। ये शुरुआत ही इस चीज की कब होगी, जब दो एटम एक दूसरे से पहले से कनेक्टेड है। यदि दो एटम एक दूसरे को कनेक्ट करने जा रहा है आपस में, इसका मतलब है वो नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। एक ही मॉलिक्यूल का अगर दो एटम, तो नॉर्मल जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है नॉर्मल, वो एग्जांपल है वो, उसको आप बैक बॉन्डिंग में क्यों घसीट रहे हैं? वो बन के ही आएगा तब आगे बैक बॉन्डिंग सोचेंगे आप, रहेगा ही नहीं उस तरीके का एग्जांपल। क्या छोटू? BF3 तब भी वैकेंट बोलेंगे। इसका क्या पूछना, फिर ये अच्छा सवाल पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि BF3 के पास, इसके पास पूछा जाएगा, अब इसमें तो बैक बॉन्डिंग है या नहीं है? बैक बॉन्डिंग तो है, आप बोले ना बोले वो है, इन्वॉल्व है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि BF3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है, यस और नो? हाँ, देखो सब लोगों ने आपको जवाब दे दिया। अगर नहीं है तो फिर ये कैसे रिएक्शन कैसे करेगा किसी लुईस एसिड से? नहीं समझ में आया? बड़ा सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात। आप बगल वाले बेंच पे, आप अपना बैग अपने सीट पे रखे हो ना, बगल वाले सीट पे, छोटू वो वैकेंट है ना, तो तुम सीट उस पे रख दे रहे हो, बैग रख दिए, तो अब बोलो वो वैकेंट सीट है या नहीं है? तुम छेके हुए हो ना जबरदस्ती का, वैकेंट है कि नहीं है? है। कोई आएगा बैठने तो तुमको बैग हटाना है। हाँ, तो क्या बना लेगा? तो एटम कैसे बढ़ाओगे? मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स तो फिक्स है ना पहले से, तुम एटम एक्स्ट्रा थोड़ी ना ऐड कर दोगे छोटू। क्या बनाएगा वो? तो दूसरा एटम नहीं आ रहा है छोटू, एटम का दूसरा आ रहा है। हाँ हाँ, वैकेंट है कहाँ? तो ये यहाँ पर जो इसके पास है, अच्छा तुम्हारा जो सवाल है ना वो तुम ऐसे नहीं समझोगे, तुम्हारे सवाल को, वो सवाल को इस तरह की चीजों को बोलते थे थेथरई, क्या बोलते हैं? हाँ, तो उसको थेथरई से ही डील किया जा सकता है। वैसे सिचुएशन में इसका क्या कहना है समझ रहे हो? छोटो तो हम थे समझदार आदमी, समझ गए, आम आदमी तो समझ भी नहीं पाएगा तुम जो पूछ रहे हो। गजब ही लठैत आदमी है यार। इसका क्या कहना है कि सर वो पाई बनाए हुए, आप बोल रहे हैं कि बैक बॉन्डिंग किए हुए तब भी वैकेंट बोल रहे हैं। सुनोगे अच्छे से, तो जो नया आएगा वो सर पाई क्यों लौटाएगा? जब आप कह रहे हैं वैकेंट है तो उसके साथ जुट जाएगा। अरे कमीनो, वैकेंट कब है? ये हटा के है, बैक बॉन्डिंग को हटा के है तब ना वैकेंट है, ऐसे कहा? यही तो फील करना है। कह रही है अभी ना आप बोले कि वैकेंट है, तो परेश रावल का मूवी कौन सा है, हेरा फेरी वाला, वही वाला इसका डायलॉग है। अरे अभी तो तुमने बोला कि मेरा नाम ये है। अच्छा बोलो हम क्या बोले, आप एक मिनट रुकिए, अच्छे से सुनिए। आप बगल के सीट पर बैग रखे हुए हो, जब बैग रखे हुए हो तो सीट को ऑक्यूपाई कर लिए, ठीक है, सीट ऑक्यूपाई कर लिया। अब दूसरा आदमी आ रहा है बैठने के लिए, नया आइटम आ रहा है, मतलब लुईस बेस आ रहा है, तो एक्चुअली सीट तो खाली नहीं है। लेकिन अगर एकदम क्लियर कट पूछा जाए क्या क्लासरूम में जगह है कि नहीं, क्यों है, वैकेंट को आपने छेक रखा है, तो क्यों बोला हमने है? वो तो खाली नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्यों बोला है? क्योंकि जब वो आएगा तो आपको बैग हटाना है।
इसीलिए हमने बोला कि है। अब आया समझ में? तो तुम लठैती कर रहे हो कि सर आपने बोला है तो सिग्मा आके बना लेगा। वो कौन वाला है? जब वो हटाएगा तब है। अब एक पॉइंट और, एक पॉइंट और। अब पूछ दियो मधुमक्खी के छत्ते में मार दियो तब झेलो। मान लो वो बैक बॉन्डिंग किए हुए है, एक्स्ट्रा जगह छेके हुए है, ऑर्बिटल छेके हुए है। कौन? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स छेके हुए, अपना बैक बॉन्डिंग किए हुए। अब कोई एक्स्ट्रा आ रहा है, उसके पास अभी और खाली है, तो क्या होगा? क्या वो बैक बॉन्डिंग हटेगा? वो एक्स्ट्रा के साथ क्या बनाएगा? सिग्मा या पाई बनाएगा? सिग्मा बना सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो आए तो नया सिग्मा बनाने के बजाय उसको बोले कि तुम अपना बैग हटा लो, हमें बैठना। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिपेंड जो आ रहा है उसकी ताकत कितनी है। जो बैक बॉन्डिंग बनाए हुए है उसकी ताकत कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये सब डील करने के लिए लेवल चाहिए, लेवल। एरू गैरू ने था ठेरू कोई आके डील कर लेगा। तो ये एग्जाम्पल में जाओगे, जैसे जैसे ना सागर में उतरोगे तो मोती लेके निकलोगे। अब तैरना नहीं आएगा सही से, डाइव लगाना, डाइव करना कहते हैं उसको, तो उसी में जाके वाटर सॉल्युबल हो जाओगे। तो आएगा छोटू, आएगा। अच्छे एग्जाम्पल्स लाएंगे हम लोग, धीरे धीरे करेंगे। आ जाओ। बैक बॉन्डिंग बिल्कुल हाइपोथेटिकल नहीं है, हाइब्रिडेशन थोड़ी नहीं यार कि हाइपोथेटिकल होगा। बैक बॉन्डिंग है, वो पाई का कैरेक्टर दिखा रहा है। क्या है? बोरॉन के कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? एक, बस एक। उसके पास एक ही खाली, कोई इन्वॉल्व नहीं। फ्लोरीन के 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, बोरॉन के एक के साथ। जो हाइब्रिड आपने तैयार किया, ये एक्चुअली ये क्या है? ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ना। किसका हाइब्रिड है छोटू? सोचो ऐसे। अब समझ में आया? अब काले हमरा हऊ चाहिए। ये देखो छोटू, एक साथ सबसे, समझ रहे हो ना? ये देखो, इसीलिए नहीं बना रहे थे कि दिक्कत हो। तुम लोगों को तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, तुम लोगों का फेवरेट कलर है। हुआ ना? एक साथ 3, तो मतलब फ्लोरीन के 3 ऑर्बिटल एक साथ इन्वॉल्व है, बोरॉन के एक ऑर्बिटल। अब क्लियर हो गया? देखो जितनी क्यूरियोसिटी है ना इसमें, जितना तुमको लग रहा है कि बैक बॉन्डिंग में क्या होगा क्या होगा क्या होगा, खुजली को थोड़ा शांत करो, ठीक है? नहीं बोलोगे तो हम बिटेक्स बंटवा देंगे, मलहम। उसको शांत करो, अभी पढ़ाने दो। अभी जो तुमको लगता है कि तुम ऑर्गेनिक में अच्छा खासा बैक बॉन्डिंग खूब, हाँ सीना तान के खड़ा हो जाते हो ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल से, अभी थोड़ी देर बाद पहले पहले तो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर कॉन्फिडेंस जाएगा, फिर लास्ट में लगेगा बेकार ये टॉपिक पढ़े। हाँ, तो अभी बहुत एग्जाम्पल उठाना, इतना एग्जाम्पल और इतने तरह का आएगा ना, समझ में आने लगेगी चीजें अपने आप। इसलिए कंट्रोल कीजिए, अपना इमोशंस पर होल्ड लगाइए, नहीं तो आप पूछते रहेंगे, हम जवाब देते रहेंगे, और हाँ वो शुद्धिकरण आपका होगा नहीं, तो रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है। चलिए आ जाइए। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक, आइए एप्लीकेशंस लगाया जाए। पहला एप्लीकेशन, इफेक्टिविटी ऑफ बैक बॉन्डिंग। अब छोटू अभी सवाल नहीं पूछोगे, काफी मौका मिलेगा ना आगे। पहले बैक बॉन्डिंग की इफेक्टिविटी बोलिए। सेल नंबर के डायरेक्टली कि इनवर्सली? इनवर्सली। क्यों? सेल छोटा होगा तभी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ये भी तो बॉन्ड ही है भैया। इसलिए पहला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल,
यहां से बोलोगे 2p पाई 2p पाई अच्छी होगी किससे, और ये अच्छी होगी किससे, 3p पाई 3p पाई से ना। देखते जाइए, ये अच्छी होगी किससे, अगला पॉइंट देखते जाओ। आपने पढ़ा है कि ये पाई है, क्या है ये, तो क्या ऐसे पाई बॉन्ड बनते हैं, क्या आप सोच भी सकते हैं, मतलब दो एटम सिग्मा से कनेक्टेड है और दोनों के पास क्या है, एक के पास खाली और एक के पास लोन पेयर। तो क्या करें, मान लो एक के पास p है, एक के पास और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर सिलिकॉन है, खाली ऑर्बिटल है। बोलो क्या करा दिया जाए, लेकिन यहीं पर बगल में आ जाओ, p के नीचे n है और इधर सिलिकॉन है, बोलो कराया जाए या नहीं। अब होगा ना छोटू, क्योंकि n2 n3 तक पाई बनता है, n2 n2 बनता है, n2 n3 बनता है, सेकंड पीरियड कम से कम एक रहना, ये वाला पाई बनेगा। तो ये सब कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो पहला पॉइंट यहां कि सिर्फ यही नहीं देखना है आंख बंद करके कि क्या है, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर और वैकेंट, क्या सिर्फ इतना ही देखना है, उसके अलावा ये भी देखना है कि ऑर्बिट नंबर क्या है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स दो हायर पीरियड के एलिमेंट्स नहीं फॉर्म करते हैं। पढ़ा हुआ आपने। अब आ जाओ अगला, छोटो सिग्मा थोड़ी बना रहे हो, पाई बना रहे हो, होल्ड ऑन, धीरे धीरे कर लोगे। अब आ जाओ, अगर ये ले लिया 2p पाई 4p पाई, अब बोलो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट पहले ऐसे करो, 2p पाई 3d पाई, अब कौन स्ट्रांग होगा दोनों, ऊपर या नीचे, सेल नंबर क्या फैसला कर रहा है, तो ऑर्बिटल या सबसेल से देखोगे। आपने क्या पढ़ा हुआ है, कौन ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है, वैलेंस बॉन्ड थियरी, p या d, p या d, d डायरेक्शनल होता है, ज्यादा डायरेक्शनल होता है d। हाइब्रिड में उल्टा था, हाइब्रिड में था s कैरेक्टर ज्यादा हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, अनहाइब्रिड में s के नहीं, हाँ अनहाइब्रिड में डायरेक्शनल कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो एस से स्ट्रॉन्ग पीपी सिग्मा से स्ट्रॉन्ग डीडी सिग्मा, पीपी पाई से स्ट्रॉन्ग डीडी पाई, या पीपी पाई से स्ट्रॉन्ग पीडी पाई और पीडी पाई से स्ट्रॉन्ग डीडी पाई, सब पढ़ाए हुए। तो छोटो ये वाले और ये वाले में कौन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो यहां पर अगला पॉइंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। सही है, चलो देखते हैं। तो यहां पे ये वाला ज्यादा हो गया छोटू, इससे ज्यादा किसका हो जाएगा, 2p पाई 4d पाई, इससे ज्यादा किसका हो जाएगा, 2p पाई 5d पाई, अरे होगा ना, हाँ बिल्कुल इनइफेक्टिव होगा, साइन गलत दिया है, साइन गलत ना, ये गलत है ना सिर्फ, लेकिन वो तो सही है ना, क्लियर हो गया। डिफरेंस देखो, इससे क्यों ये ज्यादा, दोनों सेल सेम है और इसमें सेल, क्लियर हो गया। फिर भी ये दोनों इफेक्टिव होंगे कि इनइफेक्टिव, हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ से कौन है, 2 है, लेकिन कैसा बैक बॉन्डिंग होगा, अभी Bi3 आप करें ना एग्जांपल, तो 2 के साथ क्या था आयोडीन का, इसलिए हमने क्या बोला, जब कोई कौन अप्रोच करेगा लुईस बेस तो उसको तुरंत लौटा देगा, क्योंकि वो कैसा बैक बॉन्डिंग है, क्लियर हो गई चीजें। बेटा कुछ भी कर ले, केमिस्ट्री के तीनों पार्ट में सबसे साइंटिफिक तो कुछ भी कह लो इनऑर्गेनिक ही, साइंटिफिक, इसको डंके की चोट पर बोलो, कोई यूट्यूब लाइव होके बोल सकते हैं, साइंटिफिक
फिजिकल केमिस्ट्री तो सबसे कम लिस्ट साइंटिफिक है, वो तो कैलकुलेटिव है। और कैलकुलेशन जो होता है आप भी समझते हैं ये अजम्पशन होता है, ना जोड़ एग्जिस्ट करता है, ना घटाव एग्जिस्ट करता है, ना स्क्वायर रूट कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, सब कुछ माना हुआ है, तो वो तो कैलकुलेशन है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अगर बात कर लो, डीप क्रस्ट में जब एंटर करो, असली केमिस्ट्री तो कुछ भी कह लो लास्ट में इनऑर्गेनिक ही है। और सवाल है क्या ना, इसकी डाइवर्सिटी को आप जरा फील करें, इसमें ये रियलाइज करें आप कि वाकई एटम क्या क्या है, सेकंड सेकंड पर एटम हर सेकंड बदलता, तो इसको कंट्रोल भी करना क्या है उतना ही मुश्किल है, समझ रहे हो ना। लेकिन गांव घर में देख, कभी रहे हो ना गांव घर में, बैल चलाओ ना, बैल देख, 2-3 तरह के बैल होते हैं। वो किसान, वो आदमी जो वैसा बैल जिसके पास है, जो भाग रहा है, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है, उसका गांव में अलग ही रुतबा रहता है। वो आदमी भी जाए ना कहीं तो उसको कुछ नहीं ये बोलता, और वो वाला जो बैल है वो इसी के पास। समझा यही रहते बेटा, तुम लोग बैल हो, साबित कर रहे थे, पता नहीं चला अभी तक। तुम लोग टेंशन नहीं, तुम लोग बैल नहीं, तुम लोग चुड़ैल लो। चुड़ैल समझते हो ना, समझते हो ना। हाँ तो कैसे नहीं समझोगे, हाँ सही बात है। चला क्लियर हो गया ये इफेक्टिविटी ऑफ बैक बॉन्डिंग सेकंड के साथ। सेकंड NCH3 होल 3, NSiH3 होल 3, PSiH3 होल 3, रुक जाओ, NGH3 होल और PSiH3 होल, 4 कंपाउंड्स है आपके पास। इन चारों में छोटो 1 मिनट लिखिएगा, तो थोड़ा सा हम एक काम है हम निपटा ले थोड़ा, ठीक है, और नोट कीजिए। तो क्या छोटो, क्या बता रहे थे। हाँ ठीक है, एप्लीकेशन हो रहा है, तो एक एप्लीकेशन अब ले लो, 4 एग्जाम्पल का एक साथ एप्लीकेशन। ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से इसको पूछा हो, सबको कलेक्टिवली हमने एक जगह पे लगा दिया है, ताकि आपको कंपैरिजन करने के बाद थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा दी। ठीक है, चारों को एक जगह लगा दिया। सबसे पहले ये दोनों एग्जाम्पल, इसका नाम सोचते हैं एक बार, नाम क्या होगा। ट्राइमिथाइल एमीन, 3 डिग्री, खैर इसका नाम ट्राई, सिलेन नहीं, सिलेन होता है SiH4, सिलाइल, ट्राई सिलाइल एमीन, ट्राई जर्माइल एमीन। देखो इनऑर्गेनिक कितना प्यारा सब्जेक्ट है। ट्राइसिलाइल फॉस्फीन, हो गया ना। अब आइए, सब में आपको हाइब्रिडाइजेशन करना है, क्या करना है, और हाइब्रिडेशन के साथ शेप बताना है, सेंट्रल एटम के अराउंड जो शेप होगा वो बताना है, और फिर और भी चीजें कंपैरिजन की जाएंगी।
वाह वाह कमीनो, मच्छर मारे तो ताली बजा रहे हो। चलो देखो, हाँ? सोचो, नहीं हम मारते नहीं है। चला जा ध्यान, क्या हाइब्रिडेशन आएगा नाइट्रोजन का फर्स्ट वाले में? sp, सेकंड वाले में sp3, थर्ड वाले में sp3। तो ऐसा है कमीनो, जब sp3 सब में आना है तो हम मच्छर मारे क्यों फिर? बोलो। बैक बॉन्डिंग होगा, आप वो ध्यान यहीं दे रहे हैं। क्या इसमें होगा? इसमें होगा। कहां से निकलेगा? 2p से। कहां जाएगा? 3d में। और 2p और 3d की बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव होती है या इनइफेक्टिव? तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है, therefore hybridization of nitrogen sp3, structure around nitrogen, अराउंड लिखा गया है, स्ट्रक्चर अराउंड नाइट्रोजन ना, टेट्राहेड्रल कैसे, पिरामिडल ना, पिरामिडल ना छोटू। प्लेनर की नॉन प्लेनर? सेकंड में आ जाओ, अच्छे से देख लो, किसी को इसमें कोई दिक्कत? बैक बॉन्डिंग के लिए छोटू खाली ऑर्बिटल होना चाहिए ना, तो कार्बन के पास वैकेंट नहीं है ना। ठीक है, राधे राधे। आइए आगे, सेकंड वाले में बैक बॉन्डिंग होगी क्योंकि सिलिकॉन के पास क्या है? वैकेंट 3d। तो 2p पाई 3d पाई इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, देयरफॉर हाइब्रिडेशन नाइट्रोजन का, इसीलिए वैसा नहीं रहेगा दोस्त। वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों जगह डिलोकलाइज हो गया। तो स्ट्रक्चर अराउंड नाइट्रोजन एटम, ट्राइगोनल प्लेनर। स्ट्रक्चर इस तरह से हमारा प्लेनर है कि नॉन प्लेनर? प्लेनर ना, हाँ वेरी गुड, स्ट्रक्चर बिल्कुल भी प्लेनर। क्यों? हाइड्रोजन भी तो है सिलिकॉन पे, तो सिलिकॉन तो छोटू हमारा sp3 है ना रे। ये वाला यूनिट प्लेनर है, कौन? NSI3, वो वाला यूनिट प्लेनर। सही है? अगला आ जाओ, टू पी पाए इफेक्टिव या इनइफेक्टिव? इनइफेक्टिव। क्यों इनइफेक्टिव? 4d, 4d। अच्छा, इसका मतलब है इफेक्टिव कब होता? 3d होता। इफेक्टिव होता तो क्या होता? तो अच्छा बैक बॉन्डिंग होता तो क्या होता? तो क्या होता? बॉन्ड जो ऐसे है 1 2 3, वो प्लेन में आ जाता एग्जैक्टली। अगर वो अच्छी बैक बॉन्डिंग होती तो वो प्लेन में आ जाता तीनों बॉन्ड इसकी तरह।
अब जरा सोचो, मिथाइल बड़ा ग्रुप है कि छोटा? बड़ा। नाइट्रोजन पर अगर 3 मिथाइल लगा दिया जाए तो जहां पर हाइड्रोजन लगने से एंगल लेस देन 109 107 हो जाता है, अगर 3 आप मिथाइल लगाते हो तो एंगल उससे 110 से उल्टा बड़ा हो जाता। इवन ऑक्सीजन पे 2 भी मिथाइल रहता है तो वो 2 लोन पेयर के इफेक्ट को दबा के 109 के बाहर हो जाता। पढ़े हो ना? वो CH3 का बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन 109.5 है, 110 के आसपास। तो मिथाइल बड़ा ग्रुप है। तो सिलाइल कैसा ग्रुप है? बहुत बड़ा। तो जर्माइल कैसा ग्रुप है? तो जब इतना बड़ा ग्रुप है तो क्या पिरामिडल होगा? ऐसे ही ग्रुप रिपेल करके क्या कर देगा उसको? जब वो प्लेनर हो गया तो क्या मॉलिक्यूल बोलने जाएगा कि हम किस वजह से प्लेनर हुए थे? बैक बॉन्डिंग से प्लेनर हुए कि ग्रुप रिपल्सन से प्लेनर हुए? अल्टीमेटली तो तुम प्लेनर हो गए। और जब तुम प्लेनर हो गए तो जो बैक बॉन्डिंग इनइफेक्टिव थी उसको क्या बोलना पड़ेगा? इफेक्टिव बोलना। समझ में आया? हालांकि वो इफेक्टिव है नहीं, पता अपने को, लेकिन उसे क्यों इफेक्टिव बोलना है? क्योंकि वो प्लेनर कर रहा है। और क्या मॉलिक्यूल ये बोलेगा कि हम प्लेनर किस वजह से हुआ? हमें ये पता है कि वो प्लेनर नहीं कर रहा, लेकिन दोनों इफेक्ट तो साथ में लग रहा है ना। इसीलिए अपन क्या नहीं कह सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग के वजह से प्लेनर नहीं हुआ, ये कहानी नहीं बोली जा सकती। आप बैक बॉन्डिंग के साथ प्लेनर उड़े, इसीलिए उस बैक बॉन्डिंग को क्या बोलना पड़ेगा आपने? इफेक्टिव बोलना। समझ गए अच्छे से? तो आ जाओ यहां पर। क्लियर हो गया? ये टर्म क्यों इफेक्टिव आया, क्लियर हुआ? तो अब इस तरह से ये बताओ कि स्ट्रक्चर अराउंड नाइट्रोजन एटम, ट्रायगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120, और प्लेनर की नॉन प्लेनर। अब यहां आइए, क्या ये बैक बॉन्डिंग होगा? हाँ? होगा। रेड ले, रेड। अरे इन लोगों को लिपस्टिक लगाने की इतनी आदत है ना। देखो अब इसमें भी कलर चाहिए लाल। अब देख लो कितना गंदा चॉइस। समझ में आया? दिखेगा, विजिबिलिटी नहीं आएगी। अच्छा रहने दे, गुलाबी ले ले। चलो आ जाओ, बोलो। वैकेंट है, लेकिन क्या ये बैक बॉन्डिंग हो सकता है? नहीं हो सकता ना छोटू। N3 ना। अरे N3 नो बैक बॉन्डिंग। तब भी नहीं हो सकता। ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा? यहां तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हो जाएगा, यहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? उसको तो रहना पड़ेगा ना। इसीलिए आपने हाइब्रिडेशन क्या बोलना है फास्फोरस का? sp3। यहां हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे नाइट्रोजन का? sp3 या sp2। यहां हाइब्रिडेशन नाइट्रोजन का? अच्छा लिख दिए, यहां नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे। क्लियर हो गया? अब आ जाओ। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन, पहले तो ये क्वेश्चन, ये दो जो है ये कंपैरिजन सबसे पहले आया था। हाँ छोटू, कार्बन यहां, कार्बन पर प्लस, हाइड्रोजन हटा लिया आपने और वैकेंट क्रिएट कर दिया, तो क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात है, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं उसमें। वो डबल बॉन्ड बना लेगा वहां पे जाके। क्लियर हो गया? ठीक। क्योंकि जैसे ही आपका, वो तो बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया ना छोटू, वो तो बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया, उसमें तो कुछ है ही नहीं। हाँ चलो कुछ बता रहे। ये दो एग्जांपल सबसे पहले आईटी में भी आया हुआ है, लेकिन सबसे पहले
आईआईटी से पहले एआईपीएमटी में आया, और एआईपीएमटी से पहले एक एग्जाम थी स्टेट की, बिहार की स्टेट की, बीसीसी। हाँ, पहले उन लोगों ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था 2002 में, एआईपीएमटी ने 2004 में पूछा और आईआईटी ने 2005 में पूछा। तो अच्छे क्वेश्चन कहीं से भी कहीं जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो खैर, ये पहले स्टार्ट हुआ, ये दोनों एग्जाम्पल लोगों ने पूछना स्टार्ट किया, दोनों का शेप अराउंड नाइट्रोजन एटम। फिर कहीं कहीं पर बेसिक स्ट्रेंथ भी पूछा गया। अगर आप बैक बॉन्डिंग नहीं लगाएंगे तो कौन ज्यादा बेसिक आएगा, सोचो। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं लगाओगे तो कौन ज्यादा बेसिक आएगा, सेकेंड। क्यों? नाइट्रोजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिलिकॉन विथ रिस्पेक्ट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये क्या होगा, उससे ज्यादा बेसिक हो जाएगा हमारा। तो अगर बेसिक वाले में पूछा जाए, बैक बॉन्डिंग नहीं लगाया जाए, तो ये वाले का बेसिक उससे ज्यादा होता, लेकिन बैक बॉन्डिंग नहीं लगाओगे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो दोनों में कौन ज्यादा बेसिक होएगा, वो ज्यादा। ये तो भाई रहा ही नहीं, इसका तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही समाप्त हो गया। क्लियर हो गया चीज अच्छी से? तो चलो, बेसिक स्ट्रेंथ भी ठीक है। चलो, तो ये अच्छा प्यारा सा एक ही पेज में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना? डिस्कस करना है, उसमें शानदार बैक बॉन्डिंग इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गया? चलो आगे। अच्छा, ये देखो, ओवरलैपिंग इन NSiH3 होल 3, इसको ओवरलैपिंग दिखा सकते हो। देखो, सीख रहे हो ना जी? अभी कुछ नहीं सीखे हो, अभी शुरू भी नहीं हुआ बैक बॉन्डिंग। पहली क्लास में बैक बॉन्डिंग हम नहीं पढ़ाते, पहली क्लास में बैक बॉन्डिंग बस सुनते हैं हम, दूसरी क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर। हाँ, अभी तो आप एकदम क्या बउआ वाला एग्जाम्पल, हलवा। अभी वो ले, अभी इनऑर्गेनिक में नहीं गए, अभी ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हो। आ जाओ, ये देखो छोटू, अगर ओवरलैपिंग, आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता, आज तक नहीं पूछा। 4 डायग्राम दे दिया क्वेश्चन में, बोला कि ओवरलैपिंग डायग्राम इन NSiH3 होल 3। देखो, पहला ऐसे दिखाया, और अच्छे से क्वेश्चन लिख दे, तीसरा नंबर डाल दे एप्लीकेशन में, बैक बॉन्डिंग इन NSiH3 होल 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। देखो, बड़ा प्यारा एग्जांपल क्रिएट करने का, छोटू क्रिएटिविटी लाते रहिए, बार बार बोलते हैं आप लोगों से। ये देखिए, क्या होगा छोटू, पता चल गया ना?
पढ़े हो इतने अच्छे तरीके से वीवीटी की, वो दिख जाएगा। देखो ए में क्या चालाकी किया हमने, एरो का डायरेक्शन उल्टा। बी में क्या किया हमने, पीपी करवा दिया। सी में क्या करा दिया, एन में डी डाला और सिलिकॉन में पी डाला। और डी में क्या किया, सही डायग्राम है ये पीपी। आगे समझ में, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतना आराम से पता चल गया, हम सोचे नहीं थे यार। हाँ अभी बड़ा इजी लगा होगा ये, अच्छा सही बोलो, ये इजी लगा ना। लेकिन ये बनाने के लिए दो किसी को, तो कितनों को तो समझ में नहीं आएगा, शुरू कहां से करें। 90% लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए बोलते बेटा, जो चीज पानी हो ना, निशाना उससे ऊपर लगा। उससे ज्यादा ऊंचे दर्जे की चीजें देखोगे, सीखोगे, करोगे, पढ़ोगे, तब ना तो वो बड़ा इजीली मिलेगा। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि बचपन में जोड़ जो है 3 जोड़ 5 जोड़ते थे, तो उसके लिए भी उंगली इस्तेमाल करते थे, 1 2 3। अब फिर लेते थे 1 2 3 4 5। अब फिर इधर से गिनना शुरू करते थे, 1 2 3। अब बीच में मम्मी एक गिलास पानी में, वह मम्मी सब गड़बड़ा दिए, फिर से शुरू करते थे। कितना सिंपल, ऐसे लाइन खींचते थे, फिर काटते थे। लेकिन जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते हैं, आप एक बार 19 में 8 जोड़ने लगते हैं, 58 में 69 जोड़ने लगते हैं, तो आपको ये क्या होता है, इजी हो जाता है नीचे वाला। तो अगर कोई चीज पर आपको एकदम कमांड करना हो ना, बोलते हैं छा जाना, तो आपको क्या करना चाहिए, अपना लेवल बढ़ा देना चाहिए। नीट वालों को देखते हो, बायोलॉजी वालों को जो प्रैक्टिकल बात है, क्यों बायो वालों का मजाक उड़ाते हैं। एक्चुअली मजाक नहीं उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, मजाक नहीं उड़ाते ना, ना ऐसा ऐसा करते हैं। मजाक उड़ाने के लिए भी कुछ लेवल होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, क्यों हम लोग बायो वालों का मजा लेते हैं, उसका दिक्कत क्या है ना, वो सबसे पहले अपने आप को मान लेता है हमारा स्टैंडर्ड जो है वो बहुत नीचे। लिटरली फिजिक्स में उसको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन टीचर करवा देना, वो दिमाग में बनाएगा नहीं, उससे पहले ये जरूर सोच लेगा, इतना इतना भारी हमको थोड़ी ना पूछेगा। पहले दिमाग में परसेप्शन ही और सी क्रिएट्स नहीं होता है वो दिमाग में। तुम अगर बायो के स्टूडेंट हो, तुम सोच के देखो, तुम्हारा परसेप्शन है हमको एससी वर्मा नहीं बनाना, तुम्हारा परसेप्शन है हमको आईआईटी का क्वेश्चन बैंक नहीं बनाना। ये प्रॉब्लम है, इसीलिए आप फिजिक्स से जूझते हैं। केमिस्ट्री में रिलेटिवली प्रॉब्लम कम होती है, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको हवा ही नहीं लगता है। किसको टफ बोलते हैं, किसको इजी बोलते हैं। केमिस्ट्री में जो आ गया वो क्या हो गया, इजी। मान लो एक बार तुम जान गए कि आयरन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम से ज्यादा होती है। अगर तुम जान गए इजी हो गया। अगर नहीं जानते हो, तब तक दुनिया का कोई भी उसमें तुक्का लगा दो, नहीं बन सकता। इसीलिए केमिस्ट्री में वो पता नहीं चलता। अब फिजिक्स में क्या होता है, डेटाबेस तो है नहीं, उसमें दिमाग लगाना, अप्रोच करना, रहे तब न लगाए, हो गया बात खत्म। ठीक है, मतलब जब भी कोई चीज पाना हो तो क्या करना है, निशाना ऊपर। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि जो पाना हो उसको छोड़ के किसी और को पाने की, सब गड़बड़ हो जाएगा। चलो ना ये मिलेगा ना वो मिलेगा, समझ रहे हो ना। तुम लोग होशियार बहुत हो। नहीं, हम अपनी एक बात बोलते, मेरी एक खासियत है डे 1 से, मतलब लर्निंग मेरा ये कह लो कि स्टूडेंट लाइफ से ये है, नेचर एक बना हुआ। बोर्ड एग्जाम अपन जब देते थे, मैट्रिक का एग्जाम, सब दोस्त बनाता था क्या, क्वेश्चन बैंक खूब बनाता था। हम कभी क्वेश्चन बैंक नहीं बनाते थे, कभी ट्राई नहीं करते थे। क्यों करते क्या थे, सोचते ये थे कि क्वेश्चन बैंक जो है, मेरा ये अपना मानना था कि क्वेश्चन बैंक तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, और पैटर्न क्या क्यों देखना उससे हमें, फिर टीचर से पढ़ क्यों रहे हैं आप, टीचर से पढ़ क्यों रहे हैं आप, टीचर तो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है ना, वो तो पैटर्न ऑलरेडी बताएंगे। उल्टा वो देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। आप उसको बिना बनाए अपने लेवल को ऐसा बनाइए कि वो कभी भी आपके सामने आए, उसको प्रैक्टिस की तरह इस्तेमाल कीजिए।
उसको और किसी चीज की तरह नहीं इस्तेमाल करें, आप सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह इस्तेमाल करें, तो तब वो काम की चीजें होती है। हम कभी लाइफ में, कभी इतने साल के 20 साल के टीचिंग में कभी पलट करके आईआईटी का क्वेश्चन बैंक, मेंस का क्वेश्चन बैंक नहीं बनाया। आप लोग गौर किए होंगे कि आप लोग के साथ जब डिस्कस करने लगते हैं तो 2023 तो 22 तो 24 ऐसे अचानक क्वेश्चन आ रहा है, अरे ये तो मतलब ये है, ये देखो यहाँ पढ़ाए हुए, मतलब अचानक आप लोग कई बार देखेंगे हमको नहीं पता था कि आया हुआ। ठीक है, इतने सालों की प्रैक्टिस में धीरे धीरे वो आ गया। तो अपना स्टैंडर्ड ऊंचा कर लो ना भाई, स्टैंडर्ड ऊंचा कर लोगे तो वो चीज इतना इजी हो जाएगा कि तुमको कॉन्फिडेंस लगे, और तुम उसी को पाने के लिए स्ट्रगल करते रहते हो। क्या? वो बेसिक लर्निंग के लिए स्ट्रगल करते हो, किसी तरीके से सीख जाए, इसीलिए सब्जेक्ट पर तुम कमांड नहीं कर पाते। कभी भी इस बात के लिए स्ट्रगल नहीं करो कि सब्जेक्ट को किसी तरीके से सीख जाए, क्वेश्चन को किसी तरीके से बना डाले। स्टैंडर्ड को बढ़ाओ किसी भी चीज में, ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात है। जिस चीज को जीतना हो ना, अपनी ऊंचाई उस क्षेत्र में काफी ऊंची कर देनी पड़ेगी, तब जाकर के सामने वाला आपको कितना भी ट्रबल देगा, आप उसमें भी स्टेबल रहेंगे, चाहे वो एग्जामिनर हो, चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके दोस्त हो, दुश्मन हो, कोई भी हो। अपने आप को उस लेवल पर मजबूत करना चाहिए। क्लियर हो गया? ये अगले प्रश्न, एप्लीकेशन नंबर क्या था छोटू? 3rd। NH3, NF3, ठीक है। 3 सिंपल एग्जांपल देके हमने क्या आपसे पूछा? क्या पूछा छोटू? बॉन्डिंग। तैयार है? पेन चलाइए और बताइए किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। तो बिना पेन चलाए भी बना दो। तीनों में सब छोटू बोलो, सबसे ज्यादा NCl3, NCl3 के बाद NH3, NH3 या NF? NH, उसके बाद NF3। देखो, सबसे पहले आपके पास जब मॉलिक्यूल आया तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे उसमें? बैक बॉन्डिंग। पहले बेंड्स रूल या बैक बॉन्डिंग? आप बेंड्स रूल को याद करें, जो भी लोग अभी बेंड्स रूल लगा रहे थे, हमने बेंड्स रूल में साफ बोला हुआ है, बेंड्स रूल अगर बैक बॉन्डिंग आ गया और क्राउड आ गया तो दोनों जगह पर बैक बॉन्डिंग को, बेंड्स रूल को रोकते हैं। याद करो, बहुत बार इस पे स्ट्रेस दिए। तो चलो पहले लगाते हैं, अच्छे से सीखो। जादू देखे हो कभी? अच्छा, हम बहुत बार दिखाए हैं। यहां देखो, ठीक है। बोलिए छोटू, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। इसीलिए इन दोनों के एग्जाम्पल में अपन क्या लगा सकते हैं? बेंड्स रूल कहता है, यहां तो बैक बॉन्डिंग है। बेंड्स रूल कहता है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम है, उसके सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल में परसेंटेज है, तो एंगल यहां पे, तो इन दोनों में कौन ज्यादा एंगल हो गया? NH3 की बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गई किससे? NF3 से। कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब आ जाओ इसमें, ठीक से छोड़ो। बैक बॉन्डिंग तो है, कहां से कहां गया? कैसी बैक बॉन्डिंग हो गई? तो छोटू, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा कि डिलोकलाइज कर जाएगा? तो एक पोजीशन पर कि दो पर कि तीनों पर? वेरी गुड, तो तीनों पर डिलोकलाइज करेगा। तो ये किस पिक्चर में चला जाएगा? sp2 प्लेनर में, ऐसा हो जाएगा। तो हाइब्रिडेशन नाइट्रोजन का क्या लगा दोगे?
sp2, तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? तो जादू क्या दिखा रहे थे? NCl3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, अनस्टेबल होता है। +2 32.5 किलो जूल पर मोल, डेल्टा H नॉट है उसका। गुड गुड बोलते रहते हैं गलती करवा के, लेकिन देखते हो कितने अच्छे से तुम लोगों का लेते हैं, एकदम प्यार से। हाँ, एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं। यस सर, यस सर, यस सर। लगता है कि एकदम जंग जीत ही गए हैं। आ जाओ, लास्ट में पता चलता है। ले लुट्टा। देख, ध्यान से देखो लो, सीख लो अच्छे से। जादू 2p पाई 3d पाई इनइफेक्टिव बैकबोन। क्या छोटू, क्या बोले? हाँ, क्या होगा? इफेक्टिव है। हम भाई लिख रहे हैं इनइफेक्टिव, तुम कह रहे हो इफेक्टिव है। क्या नहीं आया समझ में? हाँ, नहीं आ रहा। इंटर बैकबॉन्डिंग, बैकबॉन्डिंग इंटर कैसे हो सकता है? एक ही मॉलिक्यूल है तो इंटर कैसे होगा? एक ही मॉलिक्यूल है तो इंटर कैसे हो सकता? वो बैग किसका रखे हुए हो? क्यों? तो बैग वहां क्यों रखे हुए हो? अपने सर पे रखो। अरे तुम बगल के सीट पे क्यों बैग रखे हुए हो बैग को? क्यों? हाँ, खाली इसलिए? एडमिशन लिए हो कि बिना एडमिशन के पढ़ रहे हो? लिए हो, पैसा दिए हो ना? कितने लोग का? एक लोग का क्या मतलब होता है? एक सीट का पैसा दियो ना, तो 2 सीट क्यों छेकी हुई हो? निर्लज, बेशरम, बेहया लोग। उससे क्या मतलब? मेरी मर्जी, हम क्लासरूम खाली रखेंगे अपना? हाँ तो हटाओ, बैग हटाओ, उठाओ, सर पे रखो, गोद में रखो, पैर पे रखो, हटाओ। नहीं मतलब, एक सीट के लिए एडमिशन, एडमिशन लियो, उठाओ बैग, रखो अपने सर, उठाओ ना। भारी निर्लज लोग हैं। उठाओ, सर पे रखो, पैर पे रखो, जहां रखना रखो, बेंच हमारा एंगेज नहीं होना चाहिए, हम खाली रखेंगे, मेरी मर्जी। अरे हटाइए बैग को। हाँ हाँ, उस पे डालिए कौन, किसका है पीछे बैग? हमारा सीट है, खाली रहेगा। जबरदस्ती का ही नहीं नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, हम खाली रखेंगे। जबरदस्ती का छेके रहे। तुम क्यों रो रही हो? रो क्यों रही हो? ऐसा ही एग्जैक्ट इस केस में होता है। भारी बेशरम लोग हैं। समझ में आ गया कि सर डांट रहे थे एग्जाम्पल क्लियर करने, तुरंत हटा के उधर रख दी। निर्लज्ज प्राणी सब है। देखिए,
बहुत सिंपल सी बात है। आप जब किसी वैकेंट पोजीशन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगर आप किसी वैकेंट पोजीशन को इस्तेमाल कर लेते हैं, आप किसी वैकेंट पोजीशन को अगर इस्तेमाल करते हैं, तो जो नए लोग आएंगे, बैकबॉन्डिंग जो होगी, उसको जब वो देखेगा कि आपने पोजीशन को क्या कर दिया, इंगेज किया हुआ है, तो वो उसको हटाने की हिम्मत नहीं करता। ऐसे बैकबॉन्डिंग पुअर होते हैं। बैकबॉन्डिंग क्या है, एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। तो मान लो कि अगर आप यहां पर बगल में कोई सीट खाली था, आपने उस पर रख दिया बैग, ये सोच के कि वो वैकेंट है, और आपने क्यों रखा, क्योंकि उससे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आप अपने सामान को जितने जगह डिलोकलाइज करेंगे तो आपके ऊपर का लोड कम होगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी। बट तो आप इस चीज को क्या बोलते हो, डिलोकलाइजेशन। तो आपने अपने सामान को क्या किया, डिलोकलाइज किया। तो आपने जाने अनजाने में एक खाली जगह को कैप्चर किया। अब अगर कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसका तो हक है उसको बैठने का, वहां बैठने का, लेकिन वो आता है अचानक क्या देखता है, इस सीट पर तो बैग है। तो हर लोग ऐसे करके बैग रखे, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो नहीं हटा है, या नहीं तो आपको बोले हटाने के लिए। सोचो जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे वो भी स्टूडेंट है, आपने एडमिशन लिया वो भी लिया, दोनों पार्ट हो, दोनों मॉलिक्यूल के हिस्से हो। अब वो जब आएगा और आपको बोलेगा बैग हटाइए, हमें यहां बैठना है, तो आप प्रैक्टिकली सोचिए, क्या आप बैग अच्छे से हटा के उसको पूरा जगह देते हैं। आपको बोलता आप खिसकिए, तो आप क्या अच्छे से जगह देते हैं उसको, सकते नहीं। कैसे करते हो, बॉडी वैसे ही रहता, नाटक। हाँ? हल्का सा 1 इंच शिफ्ट होते हो, वो तुम पूरा सीट लिए, वो भी 1.5 लोग था, उस बेचारे को थोड़ा सा जगह देते हो, इतना इतना में वो राम बैठेंगे कि लखन बैठेंगे, एक बैठते हैं, एक बेचारे हवा में रहते हैं। पूरा एडजस्ट नहीं कर पाता। छोटो समझिए, आप जितनी जगह लेते हैं, और ये पूरा क्लासरूम चलते रहता, पूरी क्लास भर होता है। आप यदि बाद में किसी बेंच पे आके बैठते हैं, कोई सीट हटवा करके बैठते हैं, किसी को शिफ्ट करवाते हैं कि वहां पर आप बैठे हुए हैं, थोड़ा शिफ्ट कीजिए, वो तब भी जितना स्पेस लिए हुए होता, उतना स्पेस आपको तब भी लास्ट तक नहीं मिलता। समझ रहे हैं। तो ऐसा यदि बैक बॉन्डिंग होगा तो वो बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव, भले ही वो अगले बेंच पर आ रहा हो बैठने, मतलब इफेक्टिव, तब भी उसको अच्छे से बैठने का मौका तो इनइफेक्टिव। देखिए मॉलिक्यूल में कैसे हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक से देखिए। नाइट्रोजन के पास क्या है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किससे जुटा हुआ छोटू, क्लोरीन का एक बार कॉन्फ़िगरेशन देखो, 3s2 3p5, तो 3s2 3p5 में ठीक से देखो किससे जा रहा बॉन्ड बनाने, अनपेयर्ड वाले से, बोलो, ये इसी से ना बॉन्ड बनाया है। एक कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा, ये 3p5 था, लेकिन इसके बाद इसके पास और कौन है, 3s, एक और कौन है छोटू, 3s है। अच्छा, इसके पास यहां पर कौन सा है, भरा हुआ कि खाली है, 3d वैकेंट। ये क्या है छोटू, नहीं ये लोन पेयर हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, और ये भी क्या हो गया। इन लोगों को क्या दिख रहा है, इसलिए ये लोग क्या करना शुरू कर रहे हैं, इस पर कब्जा जमाना स्टार्ट कर रहे हैं, अपने आप को डिलोकलाइज कर रहे हैं। याद कीजिए हमने करवाया था पीडी हाइब्रिडाइजेशन, तो ये वाला जो है वो डी को यूज कर रहा है, डिलोकलाइजेशन। किसका डिलोकलाइजेशन है, ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन की क्लोरीन, क्लोरीन एटम, ये छोटू Cl है ना, ऐसा ऐसा क्या है, 2 Cl और है, ठीक से देखिए, सबके साथ ये कहानी है। अब कौन बैकबॉन्डिंग में जा रहा है, नाइट्रोजन का पेयर, देखिए अब ये आना शुरू कर रहा है, लेकिन ये कैसे आएगा, ये तो पहले से क्या हो रहा है, इसको कब्जा जमाए हुए है, इसीलिए दोनों के बीच क्या हो रहा है, ये उसको आने नहीं दे रहा है। तो जो ये बैक बॉन्डिंग है, इसीलिए वो बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, जबकि छोटू वो बेचारा 2p3d है, 2p और क्या है, अभी तक आपने जो भी एग्जांपल किया उसमें ये क्यों नहीं लगाया,
नहीं था, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं था। आपने सिलिकॉन लिया टर्मिनल पे, नहीं था उसमें। और जो BF3 आपने लिया उसमें आप जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उधर से उधर ट्रांसफर कर रहे थे, और बोरॉन के पास कोई लोन पेयर। तो अब देखो, आप एक नया चीज सीखे, जब भी बैक बॉन्डिंग होगी तो ये हमेशा ध्यान देना है कि जिधर जा रहा है उधर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले से है या नहीं। अगर है तो वो बैक बॉन्डिंग अगर इफेक्टिव है भी नाम का, तो वो काम का इफेक्टिव नहीं होगा। तो NCl3 फाइनली, सोचो, दिमाग लगाओ, कैसा होगा। ये देखो, कुछ समझ में आया? ये पाई और लोन पेयर के बीच का कैरेक्टर में रह गए। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो पाई और लोन पेयर के बीच में, हाइब्रिड और अनहाइब्रिड के बीच का कैरेक्टर में रह गया। तो फाइनली क्या बोलोगे इसका, पिरामिडल की प्लेनर? पिरामिडल। तो अगर पिरामिडल रहा तो हाइब्रिडेशन नाइट्रोजन का आपको क्या बोलना पड़ेगा? sp3 बोलना पड़ेगा। क्या छोटू? क्लोरीन से तो नाइट्रोजन जा ही नहीं सकता था, क्योंकि नाइट्रोजन के पास खाली नहीं। अब हम आपको एक बात बताएं, हम, क्या छोटू समझ गए आप? ये एग्जांपल जब पहली बार हम सॉल्व करना खुद से स्टार्ट करे थे NCl3 वाला, तो मेरे दिमाग में सबसे पहली बार जब स्टार्ट करे थे, मतलब 20 साल पहले की बात है, स्टूडेंट लाइफ में तो कभी सोचे ही नहीं उस चीज को। धीरे 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 जब थोड़ी मैच्योरिटी आई तब ये सोचना स्टार्ट की कि NCl3 को प्लेनर होना चाहिए। और प्लेनर नहीं, इसका बॉन्ड एंगल चेक करते थे तो पिरामिडल दिखता था। तो काफी टीचर से डिस्कस किए, काफी सारे लोगों से डिस्कशन किए लंबे टाइम तक, पटना टू कोटा, कोटा टू पटना टू दिल्ली, दिल्ली टू पटना, मतलब अलग अलग जगह पर बहुत डिस्कस किया और बहुत बुक्स में ढूंढना स्टार्ट की कि भाई इसमें 2p पाई 3d पाई है। कहीं ये नहीं लिखा रहता था इनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, बस NCl3 इज पिरामिडल, NCl3 इज पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल दिया हुआ 107.8 डिग्री समथिंग। तो काफी डिस्कस करते थे, किसी का खुद क्लियर नहीं होता था। पढ़ते पढ़ते समझते समझते खुद का एनालिसिस करते करवाते करवाते अल्टीमेटली जो इंसान इसका क्लियर किया ना मेरा कॉन्सेप्ट, उस इंसान का नाम है कुमार मन्नू। खुद से ही क्लियर हुआ, कभी कोई क्लियर नहीं किया। और हमारे क्लियर होने के बाद बहुत लोगों का हम खुद क्लियर किया, बहुत लोगों का क्लियर किया। इसीलिए आप आज भी कोई अच्छी बुक को आप पलटेंगे तो NCl3 के पिरामिडल होने का रीजन आपको नहीं दिखेगा। अगर दिखेगा भी तो वहां क्या लिखेगा, Cl ग्रुप रिपल्सन, कि क्लोरीन के ग्रुप रिपल्सन के कारण वो बॉन्ड एंगल ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। लेकिन ये सही चीज नहीं है, बिल्कुल सही चीज नहीं है, क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल 109 से अभी भी क्या है, कम, ज्यादा नहीं है, उल्टा लोन पेयर ही दबा रहा। आया समझ में? तो यहां पर जो बैक बॉन्डिंग है वो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, अगर ये इफेक्टिव होता तो बॉन्ड एंगल क्या होता, उठता, स्पेंड करता। ये इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं है छोटू। क्लियर हुआ अच्छे से, बढ़िया से मामला, ठीक है। तो अब तो एंगल को कंपेयर कर लिया जाए। सो बॉन्ड एंगल कुछ भी है छोटू, तब भी NCl3 तो ज्यादा ही होगा ना, सवाल बना देना अलग चीज है। लेकिन आप जो सोच रहे थे उस नजरिए से ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि आप तो 120 बना देते अगर आप वैसे सोच रहे थे। तो इसका 120 नहीं है छोटू, इसका बॉन्ड एंगल है 107.8। आप बाल बाल बचे, आप गलत बनाया लेकिन संजोग से फिर भी बच गए, लेकिन बाल बाल बचे हो, थोड़ा सा के लिए बचे हो, क्योंकि ये कितना होता है 107.1 और ये 103। तो इन दोनों में क्या लगा, बेंड शुरू। क्लियर है?
इन दोनों में छोटू क्या लगा? बेंड्स रूल। अब तुम बैक बॉन्डिंग सीखना शुरू किए, तो अब जल्दबाजी बैक बॉन्डिंग यार बहुत मजेदार टॉपिक, बहुत मजेदार। आपका कितना चीज क्लियर हो जाएगा ना, इससे अनुमान नहीं है। जैसे आयोनिक बॉन्ड में पोलराइजेशन रेक्टिफिकेशन करता है, वैसे ही कोवेलेंट कंपाउंड्स में बैक बॉन्डिंग रेक्टिफिकेशन करता है। और इनऑर्गेनिक को आप समझते हैं, इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको चाहो तो बहुत कम समय में भी पढ़ सकते हो। क्या करना, मान लो बैक बॉन्डिंग पढ़ना, देखो जी कोई मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग तब होगा जब एक के पास वैकेंट हो, एक के पास लोन पेयर हो। क्लियर है? हाँ, एक एग्जांपल BF3। और सर मस्त समझा है, हाँ गुरु जी की जय, हो गया। जुल्फे लहराती हुई मैडम आई, समझा के गई, और तुम लोग को वही चाहिए। यस सर। हाँ, किसमें छोटू? BCl3 में ऑर्डर चेंज हो जाएगा, क्यों? ठीक से सोचो, ठीक से सोचो। हमने क्या बोला? जिधर पेयर जा रहा है, जिधर पेयर जा रहा है उधर लोन पेयर हो। और आप जो BCl3 में कर रहे हैं उसमें जिधर पेयर है उधर से वैकेंट पर जा रहा है और उधर कोई पेयर नहीं है। बोरॉन पर कहां पेयर? वैकेंट है ना, तो वैकेंट तो चाहिए ही हमको ना बैक बॉन्डिंग के लिए। इनफेक्टिव कब होगा? जब जिधर जा रहा है उधर वैकेंट तो मस्ट है, लेकिन साथ में क्या हो? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। PCl3 बोल रहे हो क्या? BCl3 में तो नहीं होगा, और PCl3 में रहा तो बैक बॉन्डिंग होगा ही नहीं। N3 नो बैक बॉन्डिंग। तो ऐसा केस अगर ढूंढना चाहते हो तो आ जाओ हमारी शरण में। कितना नंबर छोटू एग्जांपल बोलो, लास्ट एग्जांपल करके छोड़ दो। कितना? 5। समझ रहे हो ना अच्छे से? PH3 वर्सेज PF3 बॉन्डिंग। पहला पॉइंट ये बताओ, क्या यहां पर ये होगा बेंड्स रूल लगेगा या नहीं? बेंड्स रूल लगेगा? नहीं छोटू, क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? हाँ, क्योंकि PF3 में बैक बॉन्डिंग है तो बेंड्स रूल नहीं है। अब दोनों को बनाओ। PH3 में तो आपको याद भी है बॉन्ड एंगल के बारे में हिसाब किताब, इसमें हाइब्रिडेशन sp3 नहीं होता है, P3 होता, और 93.8। एनीवेज PF3 का भी आइडिया नहीं है तो PF3 को ड्रॉ करो पहले। अब सोचो बैक बॉन्डिंग लगाते हैं, इसमें है या नहीं? है। इधर से है छोटू, 2p से गया कहां पे? अब बोलो ये इफेक्टिव है कि इनइफेक्टिव? तो अगर इनइफेक्टिव है छोटू, लेकिन कुछ तो पाई कैरेक्टर देगा, बेंड्स रूल तो लगेगा नहीं। तो पाई जब आएगा तो थोड़ा तो मल्टीपल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा ना, कि नहीं आएगा? बिल्कुल भी, बिल्कुल आएगा। तो थोड़ा सा भी अगर मल्टीपल बॉन्ड का कैरेक्टर लिया ये, तो क्या हो जाएगा? उससे बड़ा ना हो जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन। तो हाइब्रिडेशन क्या रह जाएगा? sp3। इसलिए बॉन्ड एंगल किसका बड़ा हो जाएगा? PH3 या PF3? 98 होता। समझ में आया? छोड़ दे, सीखे ना जी। क्या छोटू? इसमें और इसमें एक मतलब फिर एग्जांपल में चेंज ला दिए, थोड़ा सा एग्जांपल में फिर चेंज लाए ना। उसमें सेंट्रल से टर्मिनल जा रहा था, इसमें टर्मिनल से सेंट्रल करता। अगले क्लास में हम लोग कौन छोटू? क्योंकि जिधर जा रहा है उधर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो वैकेंट को यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा। बहुत सिंपल सी चीज है। आप कोई वैकेंट स्पेस को अगर इंगेज कर लिए, कोई अगर आएगा तो जाहिर सी बात उसको हटाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या उससे क्या फर्क पड़ता है? कितना छकेगा नहीं, इंगेज तो करेगा ना वैकेंट को। तो अगर आप इंगेज करते तो दूसरा आएगा तो
मजा आया रे? गुड। तो मिलते हैं अगले क्लास हम लोग बैक बॉन्डिंग के अच्छे एप्लीकेशन के साथ। थैंक यू।